बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद। तो जी बच्चों, आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे और आज इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फंक्शंस। व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन एंड हाउ टू यूज एंड हाउ फंक्शंस आर बीइंग कॉल्ड बाय वैल्यू और अ पैरामीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, खास तौर पे पेपर के हवाले से। अक्सर बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चों याद रहे आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो इस टॉपिक को जरूर लेके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और ये बिगनर्स आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ है अगर आप इसको अपने यूज में ले आएंगे, बिकॉज मोस्टली हमारे अच्छे प्रोग्रामर जो हैं वो फंक्शन से ही हेल्प लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। तो आपने अपने माइंड में एक इमेज बैठा लेना है कि फंक्शन क्या है। एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, कोड का एक ऐसा हिस्सा जिसको जब हम कॉल देंगे वो तभी आएगा और रन होगा। हम उसको कॉल डाटा के थ्रू भी दे सकते हैं, मतलब हम उसे डाटा पास करके उसे कॉल दे सकते हैं जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, या फंक्शंस को हम सर्टेन काम के लिए बुलाते हैं जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। ऑब्वियसली हम कोई एक फंक्शन बना देते हैं और उसको जब हम बुलाएंगे तो वो कोई काम करने आएगा और वो काम परफॉर्म हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक कैलकुलेटर की एग्जांपल है, उसमें एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन एंड सो मेनी अदर। दे ऑल आर फंक्शंस। आप जिस भी फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं आप उसको पहले पैरामीटर्स देते हैं और वो फंक्शन भी प्रेस करते हैं, तब वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास कोडिंग में भी हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसको पैरामीटर पास करेंगे या वैल्यूज पास करेंगे, आपकी मर्जी है, तो फिर वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। और इसका क्या फायदा है कि जी एक दफा आप उसको लिख कर रख लें और उसे जहां जहां पर आपने कोड में इस्तेमाल करना आप उसे जस्ट उसके नाम से कॉल दें और उसमें वैल्यूज पास करें, पैरामीटर पास करें, वो आपका काम हो जाएगा। तो रीयूजिंग अ कोड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोड को बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दफा लिख लिया आपने, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव रहेगा। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या यूज है जी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? मैंने आपको एक दफा पहले भी एग्जांपल की थी, डिवाइड एंड कॉन्कर। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप फौरन उसके छोटे छोटे से सोल्यूशन बनाएं, प्लानिंग्स कर लें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर उनको कंबाइन करके एज अ होल सोल्यूशन बनाएं। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल। मॉड्यूल्स बना लें छोटे छोटे। तो यूज ऑफ फंक्शंस भी यही है कि आप फंक्शंस ज्यादा सारे बना लें और फिर आप मेन फंक्शन में अपने जाके उनको कॉल दें और अपना काम करवाएं। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम का साइज रिड्यूस हो जाएगा और आराम से रीयूजेबिलिटी हो रही है और काम भी आप रिपीटेटिवली कर सकते हैं, बार बार कॉल दे लें, जितनी मर्जी दफा आप एक फंक्शन को कॉल दे दें, आपकी मर्जी है। और आप ये देखें कि जो लाइब्रेरी होती है उसमें ज्यादा सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो एक लाइब्रेरी बनती है। मिसाल के तौर पे जब आप कंप्यूटर साइंस की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं हर सेमेस्टर की, और ये सारी सेमेस्टर की बुक्स जो हैं, हर सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं, ये मिलकर एक लाइब्रेरी बना रही हैं और वो सब एक जगह पर रखी हैं। इसी तरह हमारे पास कोडिंग में भी आप ज़्यादा सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और उसको एज अ लाइब्रेरी कंसीडर कर लें आप और उनको यूज़ करें। जी, मैं आपको बता चुका था पहले एक दफ़ा कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो कंपाइलर के साथ ही इंस्टॉल्ड होते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं। ऑलरेडी उसमें कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस डिफाइंड हैं कि ये सी आउट का मतलब ये है, सी इन का मतलब ये है, तो ऑलरेडी चीज़ें उसमें डिफाइंड हैं। तो दूसरे होते हैं जी हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर या यूजर खुद डिफाइन करता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे, वो एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाएंगे, एक यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी हो जाएगी और उसको फिर आप कॉल दे सकते हैं जब आप चाहें। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जिस सिंटैक्स आपने याद करना है, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएँगे।
वो ये है कि जी फंक्शन टाइप सबसे पहले आपने लिखनी है यहाँ पर, फिर फंक्शन का नेम लिखना है और फिर ब्रैकेट्स में पैरामीटर लिस्ट। इस पूरी लाइन को हम हेडर फंक्शन भी कहते हैं। नोट मैंने आपके लिए लिखे नो सेमीकोलन इन हेडर, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं डालना, जबकि इसके बाद आपने अपनी ओपन ब्रेसेस और ये देखिए क्लोजिंग ब्रेसेस और इसके अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी है। आप अपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, फंक्शन की बॉडी लिख सकते हैं, कुछ रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी होगी। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इस फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है, वो इधर ही यूज हो सकता है, आप उसको किसी और फंक्शन में या कहीं मेन फंक्शन में इस्तेमाल ना करें। और यहाँ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखें, सबसे पहले मैंने इंट लिखा है, चूंकि फंक्शन टाइप डिफाइन करनी थी, इंट लिख दिया रेड कलर में। उसके बाद फंक्शन नेम, जैसे कि आप वेरिएबल का नाम देते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने अपने फंक्शन का नेम दे दिया, ऐड के नाम से, ऐड फॉर एडिशन है। और डिस्क्रिप्टिव नेम दिया करें, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हमें याद रखें पैरामीटर लिस्ट हमने लिखनी है। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल से हमने काम करना है, तो मैं इंट a और इंट b लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एडिशन कर रहा हूँ दो इंटीजर की, तो मैंने इसलिए ये लिख दिया। और इसकी बॉडी के अंदर मैं बॉडी स्टेटमेंट लिखकर और रिटर्न a प्लस b कर दूंगा, और ये क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल z लिया और उसके अंदर मैं ऐड की ऐड को स्टोर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ऐड क्या है? ऐड हमारे पास वो फंक्शन है जिसको मैं पैरामीटर पास करूंगा और वो ऐड होकर x और y की जो वैल्यूज हैं वो ऐड होकर z में स्टोर हो जाएंगी। आगे मैं आपको ये एग्जांपल करके भी समझाऊंगा। फंक्शन कॉल, थोड़ी से पैरामीटर देख लेते हैं कि पैरामीटर लिस्ट और आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं। देखिए जी, जब भी आपने फंक्शन कॉल करनी है तो आपने फंक्शन का नाम जरूर लिखना है। यहाँ पे देखें, इस फंक्शन में आपने ऐड लिखा है और यहाँ पे देखें मैंने 40,60 लिख दिया। इसका मतलब वो इंट a और इंट b जो था, इंट a को मैंने 40 और 60 को मैंने जो है b को मैंने 60 वैल्यू असाइन किया। आप वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं या आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। वेरिएबल्स में ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो यूजर से लेंगे या खुद बताएंगे आप। तो इस तरीके से जी फंक्शन को कॉल दी जाती है। यहाँ पर देखिए, ये x और y आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप int टाइप का x बना लें या फ्लोट टाइप का x बना लें, दैट इज अप टू यू। और फिर आप उसको कॉल दें और किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो जी यहाँ पर एग्जाम्पल आ चुकी है हमारे पास, और ये एग्जाम्पल मैं आपको खास तौर पे बता दूं, इसमें मैंने एक रॉन्ग मेथड रखा है और एक राइट मेथड रखा है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रॉन्ग मेथड। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच आ चुका है जी, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड भी आ चुका है। यहाँ से इंट मेन, जो पुरानी बात आप हमेशा करते रहे अपने बिल्ट इन फंक्शन की मेन में आप आ गए हैं, और आपने यहाँ देखें प्रिंट लिखा है। प्रिंट बेसिकली मेरे पास एक फंक्शन है जो मैंने क्रिएट किया है इस इंट मेन के बाद, और वॉइड उसकी मैंने डेटा टाइप रखी है और यहाँ पे मैंने उसके कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है। देखिए जी, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए क्योंकि अब मेन फंक्शन में आप देखें, आप प्रिंट प्रिंट को कॉल दे रहे हैं, लेकिन प्रिंट तो एक ऐसा फंक्शन है जो मेन से पहले कहीं डिफाइन होना चाहिए था, बाद में आपने उसे कॉल देनी है। तो ये एरर है। एरर मैसेज सिंस प्रिंट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, आपने उसकी स्कोप में डिफाइन नहीं किया उसको। आप इधर आ जाएं। अब यहां देखें, अगर मैं इंट मेन से पहले वॉइड प्रिंट, यानी प्रिंट मेरे फंक्शन का नाम है, वॉइड उसकी डाटा टाइप है, और वॉइड मेरे मेरे पास ऐसी डाटा टाइप है जो कि नो रिटर्न वैल्यू पर है, तो मैंने वॉइड रख दी है और फिर उसकी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है 2 इज इवन नंबर एंड एल। तो यहाँ पर अब मैं पहले लिख सकता हूँ, ये अच्छी आदत है, और उसके बाद इंट मेन में आके मैं उसे कॉल दूंगा। अब यहाँ पे जब कॉल होगी तो उसको पता होगा कि पहले मेरे पास कोई फंक्शन बिल्ट यूजर डिफाइंड हो चुका है। ठीक है जी, तब जाके हम मेन से उसे कॉल दे सकते हैं। ये मेथड याद रखिएगा, ठीक है जी। जी, ये पार्ट्स ऑफ फंक्शन फिर मैंने आपको डिफाइन कर देता हूँ कि मेन फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन कॉल होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह अभी हम देख चुके हैं, और किसको कहाँ करना है ये भी देख चुके हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये इस वीडियो की। आपने, मैं तो कहता हूँ आप इस स्लाइड को ही याद कर लें तो बहुत अच्छे रहेंगे।
इसको याद कर लें टोटली, फिर इसकी एग्जांपल्स के साथ। फंक्शन 4 कैटेगरीज हैं जी फंक्शन के। पहला फंक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी नो रिटर्न वैल्यू हो, ना ही कोई आर्गुमेंट हो। फॉर एग्जांपल वॉइड लगा दिया आपने, ठीक है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, ऐड लिखा फंक्शन का नाम, उसके बाद फिर वॉइड लिख दिया, मतलब कोई भी आर्गुमेंट भी नहीं है। उसके बाद फंक्शन विद आर्गुमेंट्स पास्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू जब भी आएगी आपने पीछे वॉइड लगा देना, ठीक है। और जब आर्गुमेंट पास किए हैं तो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। थर्ड वन इज फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न्स अ वैल्यू। अब आर्गुमेंट्स की जगह वॉइड आ गया जी, और लेकिन रिटर्न्स अ वैल्यू तो कोई ना कोई हमारे पास रिटर्न होगा, रिटर्न 0 करवा देंगे हम, इंट लगा दिया। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू। अब दोनों जगह आपने वॉइड हटा दिए हैं और दोनों जगह कोई भी डाटा टाइप आपने प्लेस कर दी है। अब चलें इन सब की एक एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट्स। याद रखिए ये ऊपर वाली बातें आप पे फर्ज कर दी गई हैं पहली दो लाइनों पे। अब हम चलते हैं 3 को खाली छोड़ दिए ताकि थोड़ी स्पेस आपको नजर आए कि हेडर फाइल्स कहाँ पे और मेरा फंक्शन कहाँ पे। 4 लाइन में चूंकि मेरे पास नो रिटर्न वैल्यू करनी है तो यहाँ वॉइड लिखूंगा, नो आर्गुमेंट या खाली छोड़ दें या वॉइड लिख दें, आपकी मर्जी है। और इसके बाद उसकी स्टेटमेंट आ गई, हाय प्रोग्रामिंग इज अ फन, और इंट में इनमें आके मैंने उसको कॉल दे दिया और कुछ भी पास नहीं किया। तो ये जी एग्जांपल है, याद करें एग्जांपल्स को, फिर जैसे आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है फंक्शन विद आर्गुमेंट पास। आर्गुमेंट पास होंगे लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं। जब रिटर्न वैल्यू नहीं है, मैंने कहा था आपने वॉइड लगाना है यहाँ पर, और यहाँ कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करनी। तो टेबल, ये मेरे एक फंक्शन का नाम है, आर्गुमेंट मैंने बिल्कुल रखना है यहाँ पर, आर्गुमेंट पास करना है। और आप देखें मैंने इसकी बॉडी में एक फॉर लूप लगाया और बॉडी में क्या हो रहा है जी, एक मेरा लोकल वेरिएबल है आई 1 के बराबर, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस भी है, और यहाँ पे मैंने कोई नाम लिया है और जो कि मैं पास करूंगा, जिसकी वैल्यू को x यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, फिर i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और फिर ये इक्वल टू का साइन एज इट इज, फिर नाम जो मैं वैल्यू पास करूंगा वो आए, मल्टीप्लाई मेरा ये यहाँ से आई आ जाए, और बेसिकली ये एक टेबल प्रिंट होगा। और टेबल प्रिंट करवाने के लिए हम इंट मेन में आएंगे और टेबल फंक्शन को कॉल देंगे, और देखिए यहाँ आर्गुमेंट रखे है तो मैं आर्गुमेंट पास भी कर रहा हूँ, 3 मैंने पास किया है, तो यहाँ पर इसका जो टेबल ऑफ 3 है वो 10 तक प्रिंट हो जाएगा क्योंकि फॉर लूप लगा हुआ है जो 10 तक इसको रिपीट करता जाएगा आई को। ठीक है जी, इस तरीके से मेरा टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न्स अ वैल्यू। यहां देखें नो आर्गुमेंट्स ब्रैकेट पे खाली छोड़ दूंगा, चूंकि अंदर मेरे पास कोई काम हो रहा है और मैं उसको रिटर्न भी करवाना चाहता हूं, मैंने रिटर्न रिजल्ट रखा हुआ है। और मेन फंक्शन में मैंने देखें कोई आर्गुमेंट नहीं है तो मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बस 3 मल्टीप्लाई 3 कर रहा हूं मैं, जो कि मेरे सी आउट में आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें चौथी टाइप थी विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि मैंने एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू रखनी है इसलिए वो इंटीजर टाइप का बना लिए। उसके बाद ऐड जो है वो मेरे एक फंक्शन का नाम है, और देखें दो आर्गुमेंट्स मैंने रखे हैं वो भी इंटीजर टाइप के हैं, और बॉडी में क्या हो रहा है, एक सम है, उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज सम हो रही हैं। अब इन दोनों num1 num2 को मैंने वैल्यू भी पास करनी है, तो मैं फंक्शन इंट मेन में आके, मेन फंक्शन में आके, अब देखें मैं सम के अंदर इसको सेव कर रहा हूं, और ये देखें मैंने इनको वैल्यू पास की है 3,3, ये जाके इसमें सेव हो जाएगा और सम को फिर मैं डिस्प्ले भी करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है जी। तो ये तो चार टाइप्स थी। अब मैं एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ, आज छोटा तो नहीं है लेकिन अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए इसे। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं दूसरी टेक्निक से, आज हम इसे करेंगे फंक्शन कॉल से। काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले कर चुके थे कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे फोर्थ लाइन में अगर आप देख सकते हैं तो फ्लोट लिखा है, और कैलकुलेटिंग बिल के नाम से मेरा एक फंक्शन है और उसमें मैंने यूनिट्स जो है पैरामीटर रखा हुआ है। अब फ्लोट मेरी जो डाटा टाइप है उसका मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसकी बॉडी में एक मैंने यूनिट प्राइस वेरिएबल को सेट किया 00, टोटल बिल को 00,
और एक कंडीशन लगाइए कि अगर यूनिट्स लेस देन 200 हो तो यूनिट प्राइस मेरे पास 1.2 और टोटल बिल जो है वो यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होके यूनिट प्राइस और यूनिट मल्टीप्लाई होके टोटल बिल में चला जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एफएल्स में आ जाए। यूनिट्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 हैं एंड हमारे पास यूनिट्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 400 हैं, तब हमने ये वाला काम करना है कि यूनिट प्राइस 1.5 कर लेनी है। अब यूनिट बढ़ा ली, पहले 1.2 थी क्योंकि 200 से कम थी, अब 200 से बढ़ा के 400 से कम 200 या 200 से ज्यादा और 400 से कम तो 1.5 हम उसे चार्ज करेंगे। इसी तरह अगर 400 से ऊपर है तो 2 कर दें। महंगी करते जा रहे हैं जी हम बिजली। और ये हमने पूरा बना लिया है जी। और यहाँ पर देखें एक और हमने फंक्शन क्रिएट किया है, फ्लोट डाटा टाइप है अप्लाइंग टेक्स्ट के नाम से। और यहाँ पे हम उस पर टेक्स्ट भी लगा रहे हैं कि टेक्स्ट पहले 0 रखा है और कंडीशन लगा दी है कि अगर बिल हमारा यहाँ पे 400 से बड़ा हो जाता है तब आपने उस पर टैक्स लगा देना है। ठीक है, कितना लगाना है? 0.15, यानी मेरे ख्याल से 15% टैक्स। ये तो बहुत ज्यादा है, लगता है ये हुकूमत ज्यादा महंगी है। तो ये करने के बाद अब आप देखें तो हम वॉइड डिस्प्ले इन्फो हमारे पास एक फंक्शन है। अच्छा, ये एक और फंक्शन बनाया है हमने वॉइड के नाम, वॉइड नो रिटर्न वैल्यू से। उसमें हम क्या कर रहे हैं जी, स्ट्रिंग ली है हमने एक आईडी और उसको पहले खाली छोड़ दी है और स्ट्रिंग नेम ली है उसको भी खाली छोड़ दी है। इंट पे फिर हमने वेरिएबल बनाया नम ऑफ यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स 0, फ्लोट टोटल बिल में हमने 0 रखा है, टेक्स्ट भी 0 रखा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करवानी है तो आप एज इट इज उसकी आईडी, नेम, नंबर, टैक्स, टोटल बिल सब कुछ आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और देन हमने इंट मेन में आके अब हम उन्हें कॉल दिया करेंगे, उसकी आईडी पहले, उसका नेम उससे मांगेंगे। ये सारी चीजें हम वेरिएबल्स क्रिएट करके फिर उनको सीन करवा के फिर हम फंक्शंस को कॉल देंगे, कैलकुलेटिंग बिल वाले को, अप्लाइंग टेक्स्ट वाले को और डिस्प्लेइंग इन्फो वाले को। फिर ये सारी चीजें हमारे पास पास होके हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बच्चों अपना कंपाइलर ओपन करें, इसको साथ साथ परफॉर्म करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रैक्टिस। तो ये इस तरह से जी इसकी कोई एक एग्जांपल में आउटपुट आ जाएगी। देखें आईडी भी लिखी हुई है, अब्दुल्ला का नाम भी है और यूनिट्स उसकी 751 है। तो अगर उसकी 751 यूनिट्स हैं तो उसको टैक्स मेरे ख्याल से पड़ गया है 225.3 और टोटल बिल जो है 1500। तो बिल तो बड़ा कम बनाया है जी। अच्छा, उसके बाद ये टिकट बुकिंग का एक फंक्शन है, बहुत सिंपल है, आप इसको ज़रूर देखें। मैं हल्का सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इंट मेन है और ये हमारे पास उसमें कंडीशंस हो रही हैं और ये हमारे पास वहाँ पे इफ़ की दूसरी कंडीशन है, सी आउट करवाया जा रहा है। आप काइंडली इसको तसल्ली से देखें और इसको मेक अ फंक्शन और फंक्शन बना के फिर इंट मेन में कॉल देकर इसको ऑल्टर करें, फंक्शंस बनाएं और इसको कॉल दें और फिर इसको परफॉर्म करके आउटपुट कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है जी, इसको आप एज अ फंक्शंस परफॉर्म करना है आपने इसके ऊपर। ये आपके पास सिंपल वे में लिखा हुआ है, आपने इसे फंक्शंस में बनाना है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच for watching this video. Subscribe and like my channel for the upcoming videos. और कोर्सेज भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए बना रहा हूँ और वो भी अपलोड करता जाऊंगा अल्लाह ने के बाद।